मियाँ साहब तो इस कौम के सबसे बड़े लीडर हैं ना। मियाँ साहब सबसे बड़े लीडर हैं। तालिब साहब कौन से बड़े लीडर हैं जो अपनी कौम की बात नहीं करते? कोई एक भी नहीं ना कर रहा। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो मियाँ साहब बड़े लीडर हैं, कौन से बड़े लीडर अपनी कौम की बात नहीं करते आज तक कभी? मतलब बड़े इसलिए हैं कि एक तो वो पीर हैं और पीर साहब हैं, और बड़े इसलिए भी हैं कि वो 4 नस्लों से कभी हारे नहीं, इस बिरादरी ने उनको हराया नहीं। इसलिए भी आप उसको बड़ा मानते हैं? हाँ, और तीसरा नंबर बड़े इसलिए हैं कि जम्मू कश्मीर की सबसे महंगी गाड़ियाँ उनके पास हैं, और बड़े इसलिए भी हैं कि सबसे महंगे घोड़े उन्हीं के पास हैं। बड़े इसलिए हैं कि सबसे ज़्यादा जानवर उन्हीं के पास जाती हैं इस कौम के। बड़े इसलिए भी हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा गुजरों में अगर किसी के पास है तो वो उनके पास है। बड़े इसलिए भी हैं कि सबसे ज़्यादा बिजनेसेस अगर किसी के हैं, जिनमें होटल लगा लें आप, क्रैशर लगाएं और 10 चीज़ें लगाएं, जोजिलिया टनल का ठेका हो, किसी गुजर की औकात है जोजिलिया टनल को देखने नहीं जा सकता। गुजर ये मखनदीन की बीवी या ये रियाज भाई की माँ और बीवी, इनकी बेचारों की औकात है ये जोजिलिया टनल में कोई घुसने ना दे। लेकिन इन्हीं की बिरादरी से एक लीडर है जिसकी मशीनें लगी पड़ी हैं अंदर, जो टनल खोद रही हैं, पहाड़ पाड़ रही हैं, तो बड़े हैं ना। छोटा तो मैं हूँ जो लालन की चप्पल में घूमता हूँ, जो जज साहब के सामने जैसे पीटा जाता है हक बात करने के लिए, तो वो बड़े लोग हैं, उनकी अलग मखलूक है, अलग बात है, वो इसलिए भी बड़े हैं हमारे। मुझे एहतराम इसलिए कि उनकी वालिद साहब से मैं बैत हूँ और वो मेरे पीर खाना भी है और मुझे उनका इसलिए एहतराम भी है। तो अब सवाल करना तो जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हो सकता है तो इनसे करना बनता है। इसमें मसले का हल यही है बस। हमेशा गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों की आवाज़ उठाने वाला तालिब हुसैन आज जो है खुद हाई कोर्ट के अंदर कुछ वकीलों ने इससे जो है वो मारा, इस पर हमला किया, जो लोगों के लिए इंसाफ की गुहार लगाता है हुकूमत से, एडमिनिस्ट्रेशन से, अदालतों से। आज वही तालिब हुसैन ये कहता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा वाक़ा जो है वो पेश क्यों आया है। तालिब से बात करने की कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट में जब ये गए इन पर हमला क्यों। तालिब साहब, लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हो, अपनी मजलूम कौम के लिए लड़ाई लड़ते हो, आज आप पर ही हमला हो गया, किससे इंसाफ की गुहार है आपको आज? बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। अब ठीक है जनाब, ये क्या ही बोलना, ठीक है वो मेरा काम है, वो इबादत की तरह करते हैं हम, इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि मुल्क की अदालतें, मुल्क का कानून सबसे बरगज़ीदा है, सबसे अजीम है, लेकिन इस तरह की हरकत करके, हालांकि वकील एक वो तबका है जिससे इंसान अपने सगे भाई से जो मर्डर के बारे में नहीं बात कर सकता तो उनसे कह देता है, और पूरी दुनिया के जालिमीन आपके पीछे पड़े हों तो आप भाग के जज साहब के पास जाते हैं। तो अब इन दोनों की मौजूदगी में आप पे जब हमला हो जाए जानलेवा, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है मेरे जैसे शख्स के लिए, तो जिसको अदालतों पे बहुत ज़्यादा यकीन है, अब भी है। कौन थे तालिब साहब वो लोग? ये 5-7 लोग थे जो मैं जैसे ही कोर्ट में एंटर हुआ हूँ, आज मेरी कोर्ट हेयरिंग थी और जैसे मैं एंटर हुआ हूँ तो इन्होंने मुझ पर हमला शुरू कर दिया। और हमले की नौइयत भी ये थी कि मैं, जज साहब ने मेरे नंबर पे जब मुझे बुलाया तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो मैं उनसे कोई सबमिशन कर रहा था केस के रिगार्डिंग, तो इन बिटवीन उनमें से एक वकील ने मुझे गाली दी और फिर बाजू से खींच के अपनी तरफ खींचा। देन मैंने जज साहब से कहा कि मिलॉर्ड ये क्या है, दे पीपल आर अब्यूजिंग एंड ड्रैगिंग मी इन फ्रंट ऑफ यू। तो उसके बाद फिर बेचारे जज साहब पता नहीं क्यों क्या ही करते वो, लेकिन फिर उसके बाद मुझे इन्होंने पीटना शुरू कर दिया। और फिर बाद में बहुत सारे वकील जो थे वो रेस्क्यू में आ गए और फिर उन्होंने मुझे बचाया भी। और जो पुलिस वाले वहाँ पे मौजूद थे, जो कोर्ट रूम के अंदर कुछ लोग होते हैं, उन्होंने मुझे लिया और एक रूम में काफ़ी टाइम के लिए रखा और उसके बाद मुझे वहाँ से छोड़ा। उसके बाद निकला हूँ मैं तो आप लोगों के पास चला आया। तालिब साहब, जिस तरह से आप तो ये आप पर हमला हो गया, फिलहाल तो आप अपने हक के लिए जो है वो इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से देवसर कुलगाम का जो इशू है, ये सुनने में आया कि तीसरी डेड बॉडी भी मिल गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि ये डेड बॉडी इतना लेट क्यों मिली और उसी जगह से मिली जहाँ से पहले 2 जो नौजवान थे उनकी डेड बॉडी मिली है? ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं जैसे अदालत से निकला हूँ तो मुझे पहली कॉल यही आई और मुख्तार की अम्मी ने मुझे फ़ोन किया, जो उसके बाद मैंने सुना है कि फैंट हैं, बेहोश हैं, और उन्होंने रोते हुए कहानी सुनाई कि मेरे मुख्तार को भी मार दिया और वो वहीं पे पड़ा हुआ है। तो सेम टाइमिंग है। मैं हैरान भी हूँ कि उसी वक्त जब मैं कोर्ट में हूँ मुझ पर हमला हो गया, मैं यहाँ अंगेज कर लिया गया, वहाँ पर डेड बॉडी दे दी गई, तो मैं जम्मू में, ये कश्मीर में। तो ये हैरान कुन चीज़ें हैं, कड़ियाँ जोड़ती हैं। और ये हमारी वो डिमांड जो हम बार बार करते हैं कि जुडिशल प्रोब हो, ये उसी को तकवीयत देती है, उसी को ताकत देती है कि हमारी जुडिशल प्रोब होनी चाहिए। नहीं, इससे पहले भी आपने जुडिशल प्रोब की डिमांड की थी, वो भी नहीं हुई।
बदकिस्मती है हमारी जनाब, क्या ही कर सकते हैं, हम तो डिमांड ही कर सकते हैं। मैं कोई एमएलए तो हूँ नहीं कि अंदर कोई बिल लेके आ जाऊंगा और असेंबली के पटल पे खड़ा होकर कुछ बात करूंगा और इंटरनेशनल मीडिया कवर करेगी। आप जैसे भाई लोग हैं जो सपोर्ट कर देते हैं, बाकी बिरादरी के कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, तो बाकी अल्लाह ही मेहरबान है इस कौम का, क्या ही बोल सकते हैं। डिप्टी सीएम साहब जाके वहाँ पे खुद ये मान के आए कि हम जुडिशल प्रोब करेंगे, लेकिन आज तक नहीं। और हम इसीलिए चाह रहे थे कि तीसरा नौजवान जिंदा मिल जाए, वो उसकी माँ को सहारा मिल जाए, उसके बच्चों को उसका बाप मिल जाता, उसकी बीवी विधवा ना होती, लेकिन वो कर दी गई। और अब अनफॉर्चुनेटली आज ये हुआ है कि आज डेड बॉडी दे दी है। मुझे वही लग रहा है कि ये एक प्लानिंग है और ये एक मर्डर है, ये मर्डर्स हैं और इसके अंदर जुडिशल प्रोब होनी चाहिए। जुडिशल प्रोब के बगैर चारा कोई नहीं। तारिब साहब, देवसर की बात करें हम, वहाँ पर 3 नौजवानों की मौत होगी। कल रात को एक वीडियो देखने को मिला कि रामनगर के अंदर गुजर प्रोग्राम कमेटी के लोगों को जो है पीटा जा रहा था, वो क्या मसला था? देखिए, मैं जो बहुत पहले ही मैंने असेंबली जब शुरू हुई थी उससे पहले कुछ वीडियोस बना के इंटरव्यूज दे के मैं कोशिश कर रहा था बात करने की। वो ये है कि देखें, हम सदियों से, जब गर्मी होती हैं तो हम जम्मू चले, सर्दियाँ होती हैं तो हम जम्मू चले जाते हैं, गर्मियों में हम पहाड़ों पे ऊपर चले जाते हैं, तो ये हमारी रीत है। दूसरे नंबर पे हम जानवरों में भेड़, बकरी, भैंस, कुत्ता, घोड़ा, गाय, ऊंट तक पालते हैं। अब हमारे पास जंगल कम है, नहीं तो हम हाथी भी पालते हैं। लेकिन अब जब से ये बीजेपी यहाँ पे मुतर्रक हुई है, उसके बाद इन्होंने ये शोशा छोड़ दिया कि भाई साहब ये गाय काट के खाते हैं, तो यहाँ की डोगरा पॉपुलेशन है उसके अंदर जहर फैलाने के लिए और नफरतें पैदा करने के लिए ब्रांड किया गया। 2 चीज़ें की गई, एक तो 3 हम पे इल्ज़ाम लगा कि कम्युनिटी को एज अ क्रिमिनल ट्रीट किया गया, ब्रांड किया गया पिछले कुछ सालों में, और उसमें ये कहा गया सबसे पहले कि दे आर कैटल स्मगलर्स, दे आर लैंड ग्रैबर्स एंड दे आर फॉरेस्ट इंक्रोचर्स, और अब चौथा उस पर यह आ गया कि दे आर ड्रग पेडलर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मुझे शहजाद भाई बता दें, कभी ज़िंदगी में मैंने, मेरे किसी एक्टिविस्ट साथी ने, किसी हम में से मीडिया वाले भाई ने कभी सपोर्ट किया हो किसी नशे वाले को या किसी गैर कानूनी काम करने वाले को? हम कहते हैं जिसने गलत किया वो अमरिंदर सिंह खालसा है, उसके लिए भी वही कानून होना चाहिए। मखनदीन चौधरी है, उसके लिए भी वही कानून हो। करें आप कानून, किसने मना किया हुआ है? लेकिन इस आड़ में आप आते हैं, आपका एक एक्स मिनिस्टर आके कल स्टेटमेंट दे देता है कि जनाब ये पाकिस्तान से हथियार मंगवाते हैं और सांबा कठुआ के अंदर जितने भी अटैक हो रहे हैं गुजर करवा रहे हैं, तो ये तो फिर वो एक बहुत बड़ी साजिश है ना, जिसके लिए वो एमएलए भी है। हाँ, और जिसके लिए मैं बार बार जिस चीज़ का रोना रो रहा हूँ कि भाई साहब एक बड़ी साजिश के तहत हमें मारा जा रहा है, एक बहुत बड़ी साजिश है जिसके तहत हमें मारा जा रहा है। एक तो हमारी लीडर मुर्दा हैं और दूसरे नंबर एक बहुत बड़ी साजिश है जिसका आने वाले औकात में हम शिकार हो जाएंगे। वो अल्लाह जानता है दंगे हों, वो अल्लाह जानता है लोगों के कत्लेआम हों, वो अल्लाह जानता है कुछ और चीज़ हो, मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह की कुछ तैयारी है। जिस तरह से चंद्र प्रकाश गंगा साहब की स्टेटमेंट आई है, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ शहजाद भाई, माफ़ करेंगे आप मुझे, कि गंगा साहब बोलते हैं कि ये जनाब ये जितने भी अटैक करवाए गुजरों ने करवाए और गुजर करते हैं। तो मुझे बताइए कि अगर ये बात सच है तो फिर आपकी एजेंसीज, आपकी पुलिस, आपकी बीएसएफ, आपकी सीआरपीएफ, आपकी आर्मी, आपकी पुलिस, आपकी आईएसएफ, आईएसएस, पता नहीं कौन कौन सी वो है, एसएसबी, जेकेपी, टास्क फोर्स, एसओजी, रा, आईबी, सीआईडी, ये कहाँ है? ये क्या कर रहे हैं? दूसरे नंबर पे बात ये है कि अगर ये सच में ये ऐसा हुआ, ये भेड़ बकरी चलाने वाले बेचारे मजलूमीन, ये जिनको अपने जंगलात के हकूक का नहीं पता, ये भैंस चलाने वाला गुजर, अगर ये क्रिमिनल है, ये मिलिटेंट है, तो फिर सबसे बड़ा मिलिटेंट मैं हूँ। चंद्र प्रकाश गंगा की स्टेटमेंट के मुताबिक अगर ये लोग, हमारे लोग ऐसा कर रहे हैं, तो आपको भूल गई हमारी कुर्बानियाँ? आपको नजर नहीं? आपको औरंगजेब भूल गया एकदम, औरंगजेब चौधरी भूल गया आपको, खिल काका आपको याद नहीं रहा, आपको कुछ भी याद नहीं रहा, और आप एकदम से पॉलिटिक्स, आपको वोट चाहिए डोगरों का, और आपको गुमराह करके लोगों को काम तो करने नहीं है, आपको गुमराह करके उनको करना है। दूसरे नंबर पे हम पे बड़ा ये जो आपने कहा कि ट्राइबल कम्युनिटी को मारा जा रहा है, वो ये है कि देखें, होता ये था कि एक माटू पे हमारे जानवरों को, हम चले जाते थे कश्मीर, माटू वो एक डॉक्यूमेंट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जिसके ऊपर पूरे जानवरों की डिटेल लिखी रहती थी, और हम माटू के बदले में गवर्नमेंट को पैसे देते थे, मिल जाते थे कि हाँ। अब हुआ क्या है कि पिछले कुछ सालों से डीसी को परमिशन दे दी है इस चीज़ की अथॉरिटी की, भाई डीसी साहब जिसको लिख के देगा वो जाएगा कश्मीर, गाड़ी में लोड करके बागी नहीं। आज हशर ये हो गया कि पैदल चलने के लिए, कल मुझे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग बोल रहे थे कि पैदल चलने के लिए भी उन्होंने कोर्ट से जाके परमिशन लाई है, कोर्ट से लिखवाया है, फिर तहसीलदार के पास आए हैं। तो ये सारा पैसे का खेल है ना, 2-2,500 3,000 रुपये लग जाते हैं। आज पहली बार जो पैदल चलने की परमिशन है, दूसरी परमिशन लोड करने वाली है, वो तो जो जेन्युइन ट्राइबल है बेचारा उसको मिलती ही नहीं।
और वो बेचारा जानवर अपनी गाय छोड़ के चला जाता है। तो उससे बेहतर तरीका मैंने ये दिया था इनको, ये जो गोरक्षक हैं, मैंने इनको ये कहा था आप एक काम करो, आप गाड़ियाँ घेरते हो, आप लड़कों को घेरते हो, लड़कियों को घेरते हो, बदतमीजियाँ करते हो, गालियाँ देते हो, फिर भगवान श्री राम जी को बदनाम करते हो, जय श्री राम के नारे रखते हो पीछे और वो बनाते हो आप क्लिप्स और फिर अपलोड कर देते हो स्टार बनने के लिए, मानू मानेसर बनना है आपको। मैंने आपसे इनसे ये कहा था कि आप करिए, आपके पास 29 MLA हैं, 29 में से एक को तैयार करिए कि वो असेंबली के अंदर बिल ले आए और बोल दे कि जम्मू प्रोविंस के अंदर बनाल से इधर कोई मुसलमान गाय नहीं पालेगा, बात खत्म हो जाती। या पूरी जम्मू कश्मीर के लिए बोल देते भैंस का दूध पी लेंगे हम, बकरी का पी लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो आप कानून तो लेके आओ, लेकिन वो नहीं करना आपको, क्योंकि इसकी आड़ में आपको लोगों को भी सताना है, इसकी आड़ में आपको हीरो भी बनना है, सियासत भी करनी है, डोगरों को गुजरों से नफरत भी करवानी है और लास्ट में आपको वोट भी लेना है डोगरों का। बस ये पॉलिटिक्स है सर। तालिब साहब, आप मुझे बताइए कि कब तक आखिर ये कौम जागे, क्योंकि आप बड़े सालों से जो है वो बार बार कौम को जगाने की बात कर रहे हो, आपके लीडर तो इस मसले पर किसी पर बात करते नहीं हैं। तो क्या लगता है तालिब को, कब तक जो है ये कौम जागेगी और कब तक जो है मुझे बगैर लोगों पर जो है जुल्म खत्म होगा? सैकड़ों साल उम्र हुई थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की और सैकड़ों साल ही उन्होंने तरबियत की, हक परस्ती की बात की और लास्ट में कुल 81 लोग आए उनके उस सोच के ऊपर, दीन इस्लाम के ऊपर। तो मुझे बड़ी खुशी है, नाउमीदी कुफर है कुरान में और मेरा बड़ा मुसम्मा मेहमान है, मैं तवक्कल पे चलता हूँ हमेशा, मेरा यकीन खुदा पे बहुत है। आपने देखा अभी मुझ पे इतना बड़ा अटैक हुआ फिर भी मैं करना ही पड़ेगा क्योंकि पॉलिटिकल लीडर खामोश है, बिल्कुल उनसे कोई उम्मीद है। एग्जैक्टली तो मैं इसलिए तैयार निकला हुआ हूँ, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, मुझे कोई जान से भी मार देगा मुझे परवाह नहीं है। मुझे ये मेरा पुख्ता यकीन है कि मेरी जान जिस दिन निकलेगी, अगर आरएसएस के किसी गोली पे है तो मैं मर जाऊंगा उन्हीं की गोली से, अगर आरएसएस के किसी कोर्ट में बदमाश ने मुझे मारना तो वो मार देगा, मैं मर जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे रब ने मेरी कुछ साल और ज़िंदगी लिखी होगी तो ये सारी दुनिया की तोपें लगा देंगे, मुझे कुछ नहीं कर सकते। तो ये मेरा मुसम्मा मेहमान है, मैं तवक्कल खुदा पे मेरा बहुत स्ट्रांग है। तो मेरा तवक्कल ये है अपने रब पे कि ये कौम बदलेगी। बहुत सारे नौजवान सवाल पूछने लगे हैं और इस कौम की मुसीबतों का हल भी सिर्फ सवाल पूछने में है। इनको सवाल मोदी जी से नहीं पूछना, इनको सवाल एलजी साहब से नहीं पूछना, इनको सवाल उमर अब्दुल्ला साहब से नहीं पूछना, इनको सवाल सिर्फ अपने लीडरों से पूछना है। सर मियां अल्ताफ से पूछना? नहीं, सिर्फ मियां अल्ताफ साहब नहीं, बाकी लीडरों से नहीं, अलिफ से ये तक जितने भी हैं। मियां साहब तो इस कौम के सबसे बड़े लीडर है ना, मियां साहब सबसे बड़े लीडर हैं। मैं कहता हूँ जो पंच भी है ना आपका, जो पंच भी आप खड़ा करते हैं, उससे भी जब आप सवाल पूछने लगेंगे आपके मसले हल हो जाएंगे सारे। तालिब साहब, कौन से बड़े लीडर हैं जो अपनी कौम की बात नहीं करते? कोई एक भी नहीं ना कर रहा। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो मियां अल्ताफ बड़े लीडर हैं, कौन से बड़े लीडर अपनी कौम की बात नहीं करते आज तक कभी? मतलब बड़े इसलिए हैं कि एक तो वो पीर हैं और पीर साहब हैं, और बड़े इसलिए भी हैं कि वो 4 नस्लों से कभी हारे नहीं, इस बिरादरी ने उनको हराया नहीं, इसलिए भी आप उसको बड़ा मानते हैं। हाँ। और तीसरा नंबर बड़े इसलिए हैं कि जम्मू कश्मीर की सबसे महंगी गाड़ियाँ उनके पास हैं, और बड़े इसलिए भी हैं कि सबसे महंगे घोड़े उन्हीं के पास हैं, बड़े इसलिए हैं कि सबसे ज़्यादा जानवर उन्हीं के पास जाती हैं इस कौम के, बड़े इसलिए भी हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा गुजरों में अगर किसी के पास है तो वो उनके पास है, बड़े इसलिए भी हैं कि सबसे ज़्यादा बिजनेसेस अगर किसी के हैं जिनमें होटल लगा लें आप, क्रैशर लगाएं और 10 चीज़ें लगाएं, जोजिलिया टनल का ठेका हो, किसी गुजर की औकात है जोजिलिया टनल को देखने नहीं जा सकता। गुजर ये मखनदीन की बीवी या ये रियाज भाई की माँ और बीवी, इनकी बेचारों की औकात है ये जोजिलिया टनल में कोई घुसने ना दे, लेकिन इन्हीं की बिरादरी से एक लीडर है जिसकी मशीनें लगी पड़ी हैं अंदर, जो टनल खोद रही हैं, पहाड़ पाड़ रही हैं। तो बड़े हैं ना, छोटा तो मैं हूँ जो लालन की चप्पल में घूमता हूँ, जो जज साहब के सामने जैसे पीटा जाता है हक बात करने के लिए, तो वो बड़े लोग हैं, उनकी अलग मखलूक है, अलग बात है, वो इसलिए भी बड़े हैं हमारे। मुझे एहतराम इसलिए कि उनकी वालिद साहब से मैं बैत हूँ और वो मेरे पीर खाना भी है और मुझे उनका इसलिए एहतराम भी है। तो अब सवाल करना तो जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हो सकता है तो इनसे करना बनता है। इसमें मसले का हल यही है, बस जिस दिन ये कौम सवाल करना शुरू कर देगी सब मसले हल हो जाएंगे। चाहूँगा मैं आपसे, चंद्र प्रकाश गंगा ने जो बयान दिया उसके बाद जो बुदल से एमएलए हैं जावेद चौधरी, उन्होंने जो है वो ट्वीट करके कहा कि मैं इनकी इस बात को जो है कड़े अल्फाजों में मज़म्मत करता हूँ। आपको लगता है कि बाकी लीडरों को भी उनके इस बयान की जो है मज़म्मत करनी चाहिए थी? जावेद भाई का मैं बहुत मशकूर हूँ कि कम अज़ कम वो अकेले एमएलए हैं कि उन्होंने इस पे अपने सोशल मीडिया का सहारा लेके इस पे बात की। लेकिन जनाब सोशल मीडिया का सहारा तो शहजाद नाइक को लेना है ना, सोशल मीडिया का सहारा तो मुझे लेना है ना, क्योंकि मैं चुना हुआ नुमाइंदा नहीं हूँ। ये बात तो असेंबली के अंदर आप जितने लोग भी हैं आपको तो घेरना चाहिए, आपको तो इस पे मर मिटना चाहिए।
आपकी कौम को उसने टेररिस्ट बोल दिया, आपकी कौम को उसने ये कह दिया कि हम अब इनको घरों से निकालेंगे, आपकी कौम को ये बोल दिया कि अब हम कत्लेआम शुरू करेंगे। Demolish तो करेंगे। अब मुझे ये बताइए कि एमएलए का काम ट्वीट करना नहीं होता ना मेरी जान, एमएलए का काम लॉ मेकिंग का क्या मतलब होता है? इसीलिए तो मैं चिल्ला रहा था कि असेंबली में बात हो, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि असेंबली में बात हो। मुझे पता था कि असेंबली खत्म होने के बाद मुझे पता था कि असेंबली खत्म होते ही लीडरों ने अपनी अपनी महंगी गाड़ियों में चढ़ना है और अपने अपने मकानात में चले जाना है, लेकिन पीछे से ये कौम शिकार हो जाएगी और शिकार होगी, और आज हो रही है, होगी, बिल्कुल होगी। और मैं मतलब जावेद भाई का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन बाकी लोग पता नहीं खामोश हैं, लेकिन जावेद भाई से भी मैं ये, बाकी सबसे भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपको कौम ने सिर्फ ट्वीट और फेसबुक पे पोस्ट करने के लिए नहीं कि भेजा, उसके लिए मैं हूँ। बाकी एक्टिविस्ट हैं बेचारे जो पावर में नहीं है, हम करेंगे ना सोशल मीडिया पे, आप भी करिए, लेकिन असेंबली के अंदर बात उठनी चाहिए थी। आपको जब हमने बार बार पहले ही रो रो के कहा था कि यह साजिश है, आप बडाल के अंदर रोए, जावेद भाई रोए बडाल के अंदर, मुझे दिल से एहतराम है उस शख्स का, वो वहाँ पे कश्मीर में आए, देवसर में हमारे साथ बैठे, उस आदमी के अंदर हमदर्दी है, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पे आके बात कर देना ये उनका काम नहीं है।